मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही था कि समाज में कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इसी के लिए जो हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, निरंतर बीच बीच में इनके डायरेक्शंस आते रहते हैं और इन्हीं के निर्देशन पे जो ये प्रचार प्रसार का जो शिविर लगाया जाता है, ये जागरूकता शिविर जो किया जा रहा है, ये इसी के निर्देशन पे होता है, जिससे कि जो भी हमारे ग्रामवासी हैं या शहर के भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको कानून के बारे में जानकारी ना हो, उसको हम जो है जानकारी दे सकें। और इसी के साथ साथ जो हमारे जो सरकार की जो योजनाएं रहती है, उसको भी ये मतलब ये एक टीम बनाई गई है, जैसे कि सीओ साहब है, तहसीलदार साहब है, और भी जो है यहाँ पे अन्य डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग योजनाओं से संबंधित है। जो अलग डिपार्टमेंट है, अलग प्रकार की योजनाएं वो लागू करते हैं, तो उसकी जानकारी जो है एक डिपार्टमेंट नहीं दे सकता, तो एक ही टीम बनाई गई है और हम सब लोग इकट्ठा होते हैं और आप सबको जो है जिस डिपार्टमेंट की जो भी योजना है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं कि उसकी जानकारी आप लोग को हो जाए। क्योंकि देखा यह गया कि जब तक अगर आपको जानकारी योजनाएं की नहीं होगी, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, और जानकारी होती भी है तो उसकी प्रक्रिया नहीं मालूम रहती है कि जो है हम इस योजना का लाभ हम कैसे प्राप्त करेंगे और कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो है ये शिविर रखा जाता है, जिससे कि हम आपको इस बारे में बता सकें, इसके बारे में समझा सकें और आपको ये जानकारी हो सके कि एक योजना है तो उसका लाभ आपको कहाँ से मिलेगा। जैसा कि सबने कहा ही कि संख्या काफ़ी कम है और महिलाओं का भी अभाव है, जबकि उन्हें यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, गांव में घूमते रहते हैं, उन्हें तो अक्सर जानकारियाँ हो जाती है, लेकिन ये समस्या महिलाओं के साथ ज़्यादा रहती है कि महिलाओं को जो है उनके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होती है। जबकि जो हमारा संविधान है उसमें जो है ये समान रूप से सभी को जीने का अधिकार दिया है, फिर चाहे वो महिला हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई पुरुष हो, कोई बच्चा हो, सभी के लिए समान अधिकार है। यह अधिकार ऐसा है जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी महिला के पेट में है और वो अगर उसने जन्म भी नहीं लिया हो, उसके पास भी वो उतना ही अधिकार है। उसके पास ये अधिकार है कि वो जो है इस समाज में आए, इस धरती पे आए, यहाँ तक कि उसको खत्म करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। भ्रूण हत्या है जैसे, उसको खत्म करने के विरुद्ध भी जो है अधिनियम बने हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कि वो जानकारी अगर ले लेता है कि कोई बच्चा अगर पेट में है और वो कोई लड़की है अगर, और लोग जो है प्राय उसे खत्म कर देना चाहते हैं, उसको समाज में लेके आना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे मामले में भी अगर ये पता चलता है कि कोई इस टाइप से खुद का जो है कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ इलाज इसमें कराता है, या कोई भी पैथोलॉजी है या अल्ट्रासाउंड करने वाले जो लोग हैं उनका भी अगर पता चल जाता है कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी एक आपराधिक ये दंड एक है जो कानून बनाया गया है, तो ये एक अपराध है और अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसे कोई भी व्यक्ति को पकड़े जाने पर उसको सजा भी होती है और उस डॉक्टर का लाइसेंस भी चला जाता है, और उसको जो है हमेशा के लिए बाहर भी कर दिया जाता है कि वो कभी अपना जो है जो भी डॉक्टर की जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे कई कानून बने, कई योजनाएं हैं जिनकी जानकारी हम लोग आप लोग को देते हैं, और ये जानकारी जैसे आज आप लोग को हम लोग दे रहे हैं, आप लोग भी ये प्रयास करिए कि जब आप यहाँ से जाएं, गांव में कोई भी व्यक्ति मिले उसको इससे आप जो है शेयर करें, उसको भी लाभान्वित करें कि आज हमको ऐसी जानकारी मिली है, तो उसको आगे बढ़ाएं। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास जानकारी है और वो अगर अपने अंदर ही रखता है और उसको आगे नहीं बढ़ाता, तो ऐसी जानकारी होने का कोई लाभ नहीं है। अब हम ही लोग हैं जैसे टीचर्स हैं स्कूल के,
वो अगर बच्चों को ना पढ़ाएं या उसके अपने जो भी जानकारियां हैं, जो भी उनका सब्जेक्ट है, उसके बारे में अगर लोगों को ना बताएं तो वो जानकारी होना बेकार है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ है इसका प्रचार प्रसार करें और बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करें। तो जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो संविधान में अनुच्छेद 39 का 39 का जो बाद में जोड़ा गया है, उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जानकारी दें, उनको हम बताएं कि उनके क्या अधिकार है, कानून में उनके क्या अधिकार हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब हो, लाचार हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, और उसे अगर कोई सहायता चाहिए तो हम हमारे स्तर से जो है उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल लॉयर्स रहते हैं, तहसीलदार साहब ने भी आपको इस बारे में बताया। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई जानकारी चाहिए विधि के बारे में, और खाली विधि का ही नहीं, अगर कोई और भी योजनाएं भी है उसके बारे में भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो उनसे संपर्क कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जिनके लिए निःशुल्क व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। उनमें जैसे कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, या कोई महिला है, कोई बच्चा है जो 18 वर्ष से कम का है, या कोई आपदा आ जाती है जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, अभी तो जैसे ये महामारी जो अभी आई कोविड, ये है। इसके अलावा अगर कोई दिमाग से कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, कोई विकलांग है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कोई मुलजिम है, अपराधी है, जेल में बंद है, और उसके पास जो है कोई सहायता देने के लिए, कोई पैरवी करने के लिए नहीं है, तो उस मामले में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध हम लोग कराते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक दरखास्त जो है विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध करानी है, और हम देखेंगे कि हाँ आप पात्र व्यक्ति हैं तो तुरंत ही आपको जो है निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा, और जो भी विधिक सहायता है वो भी निःशुल्क आपको जो है उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें जो है कौन कौन सी विधिक सहायता हो सकती है इसके बारे में भी आपको बता दें। विधिक सहायता में जैसे सबसे पहले तो जो न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे हैं, या जो मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं, या तो आप अपनी तरफ से अगर कोई मुकदमा लेके आते हैं, या आपके विरुद्ध भी अगर कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, उसमें अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको जो है निःशुल्क अधिवक्ता चाहिए, विधिक सहायता चाहिए, और जो क्राइटेरिया है पात्र व्यक्ति का उसमें आप आ रहे हो, जैसे ये भी बता दें कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, तो वो भी जो है पात्र व्यक्तियों में आता है, उसको भी निःशुल्क अधिवक्ता का अधिकार है। वो चाहे तो निःशुल्क अधिवक्ता जो है पा सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, एक जो है शपथ पत्र ही मात्र ये देना है कि आपकी जो है वार्षिक आय कितनी है, और अगर बात हो तो एक सर्टिफिकेट, जो आय सर्टिफिकेट जो बनता है तहसीलदार साहब के लेवल से, वहाँ से आप बनवा के आप जो है न्यायालय में लगा के एक दरखास्त दे दीजिए, आपको जो है तुरंत ही निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा दिया जाता है। दूसरा ये जो न्यायालय में जो मुकदमे जो चल रहे हैं जिसमें इतना समय लगता है, इतना खर्च होता है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इसी उद्देश्य से जो है लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। और ये भी आपको बता दें कि अब 11 दिसंबर को जो है लोक अदालत होने वाली है। उसमें क्या रहता है कि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर त्वरित न्याय और बहुत ही सस्ता सुलभ न्याय मिलता है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, किसी का कोई भी मुकदमा हो, अगर वो आपस में सुलह करना चाहते हो और मुकदमे को समाप्त कराना चाहते हो, तो न्यायालय में लोक अदालत वाले दिन या उससे पहले कभी भी एक दरखास्त देके, अगर कोई मामला उनका न्यायालय में लंबित है तो संबंधित न्यायालय में एक दरखास्त दे सकते हैं और उनका मामला जो है लोक अदालत में लगा दिया जाता है। या फिर लोक अदालत में प्री लिटिगेशन वाले मामले भी लगाए जाते हैं।
प्री लिटिगेशन का मतलब ये है कि जैसे एक तो मामले हो गए जो न्यायालयों में चल रहे हैं, जो आपने न्यायालय में संस्थित हो गए, जो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, वो तो आपके जो रेगुलर मुकदमे जो होते हैं, वाद होते हैं, वो होता है। और प्री लिटिगेशन का मामला मतलब ये है कि कोई भी मामला ऐसा जो अभी न्यायालय में संस्थित नहीं हुआ है, न्यायालय में अभी उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, उससे पहले का अगर कोई मामला है, जैसे कोई परिवार का मामला है, कोई पारिवारिक न्यायालय से संबंधित कोई मामला है, घरेलू हिंसा का कोई मामला है, और भी छोटे मोटे मामले रहते हैं जो खाली सिंपल मारपीट के हैं, 323, 504, खाली जो गाली गलौज का कोई मामला है, ऐसे मामले हैं। जैसे थाने में आप गए मुकदमा लिखाने के लिए, उसमें जो है मुकदमा दर्ज करने से पहले जो आपके बीच में जो सुलह समझौता का प्रयास किया जाता है, उसको प्री लिटिगेशन ही कहते हैं। ऐसे मामले जो है अगर सुलझ सकते हो और आपको लगता है कि हमारा इसी स्टेज पर ही अगर ये मामला खत्म हो सकता है, तो उसको आप न्यायालय के माध्यम से भी उसको खत्म करा सकते हैं। और एक बार जब न्यायालय के उसमें मोहर लग जाती है, तो माना यह जाता है कि एक न्यायालय की एक डिक्री है वो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है कोई अपील नहीं होती है। एक बार कोई मामला अगर यहाँ से सुलझ गया, तो आप समझिए इसकी कोई अपील नहीं होगी, ये हमेशा के लिए मामला खत्म हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है। इसका सबसे अच्छा जो ये है रिजल्ट यही है कि इसमें दोनों लोग विजयी माने जाते हैं, कि हाँ भाई दोनों लोग आपस में जीत जाते हैं। कोई इसमें ईगो का या किसी का कोई टकराव नहीं होता, जो आदमी को लगे करे हम हार गए, भला आदमी जीत गया। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। न्यायालय में जो इतने मुकदमे लंबित हैं, जैसे तहसीलदार साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया और बहुत सही बताया कि इतने मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं, और जितना हम डिसाइड नहीं करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है डेली मामले नए संस्थित हो जाते हैं। अगर हम बहुत प्रयास करें तो एक दिन में 2 या 3 मुकदमे से ज़्यादा डिसाइड नहीं हो पाते हैं, और उसके कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो 10 से 15 मुकदमे नए, चाहे वो दीवानी के हो चाहे फौजदारी के हो, न्यायालय में आ जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए जो है न्यायालय में मुकदमा कैसे डिसाइड हो पाएगा। पुराने खत्म होते नहीं, नए आते जाते हैं, तो पेंडेंसी जो है बढ़ती जाती है और ये बढ़ती ही रहेगी। इस वजह से जो है ये एडीआर जो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल, जिसका ये लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे मुकदमा आप खत्म कराएंगे तो न्यायालय पे जो भार है ये भी कम होगा, और आपस में जो आपका टकराव है, जो गांव में पड़ोसियों के साथ आपका जो चल रहा है मामला, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा और एक भाईचारा भी सोसाइटी में बना रहेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर ऐसे कोई मामले आपके हों या आपके जानने वाले में भी हो, और आप लोगों को बताएं कि आगामी लोक अदालत अभी जो 12 दिसंबर में होने जा रही है, इसका लाभ उठाएं, अपने मामले को समाप्त कराएं। तो ये मामला हो गया। दूसरा ये है कि जेल में जो लोग जो बंदी हैं, जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, चाहे वो मुलजिमी क्यों ना हो, उनको भी कानून की तरफ से, जो सरकार है उनकी योजना की तरफ से जो है निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराते हैं। उनको उनके मामले में जो है, चाहे वो न्यायालय में हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में हो, चाहे वो अपील हो, चाहे वो जमानत हो, किसी भी स्तर पे अगर किसी को भी अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे जो जेल अधीक्षक होते हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ एप्लीकेशन आ जाती है, और प्रार्थना पत्र पे आते ही हम लोग भेज लेते हैं कि भाई उनको तो निःशुल्क अधिवक्ता देना ही रहता है। तो ये भी है। ऐसे तमाम जो है कानून भी कई बने हुए हैं, तो समय तो कम है, उसके बारे में वो जो पैम्फलेट्स हम बांटे अभी आपको दिए जा रहे हैं, उसमें कई कानून है, उसमें जो उसके बारे में जानकारी भी लिखी गई है, और उसमें यह भी है कि विधिक सेवा क्या है, कौन पात्र व्यक्ति है, किसको जो है विधिक सहायता दी जा सकती है, और दूसरा एक जो पर्चा है उसमें जो रेगुलर मतलब आए दिन जो समस्याएं जो आती हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे सीओ साहब भी है, एसएचओ साहब भी है, आप लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि कभी भी जब कोई मामला होता है या थाने से किसी का कोई बुलावा आता है,
या तो वो कोई पूछताछ के सिलसिले में हो या किसी मामले में कोई आदमी वह वांछित हो, और जब ये पता चलता है कि हाँ थाने पे हमें पुलिस बुला रही है, तो हर आदमी बड़ा घबरा जाता है, सोचता है कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया, अभी हम थाने पे जाएंगे, हमारा पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हमें पकड़ ले और किसी मामले में फंसा दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल सी बात होती है कि आपसे पूछताछ की जाएगी और आपको जो भी जानकारी हो उस मामले में आप उसको जो है बेशक सच्चाई से और पूरी बात बताइए, और आप जो है उनका मदद इसमें मदद करिए। किसी मामले में कोई भी विवेचना हो या कोई भी जानकारी हो उसमें आप इनकी मदद करिए, तो ये आप भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप उस चीज़ को छुपाएंगे और सही से बात नहीं बताएंगे तो ये आप लोग के लिए भी घातक होता है, और जो कोई मुलजिम भी होगा उसके लिए भी जो है ये हानिकारक हो जाता है। तो जरूरी है कि जो भी सच्चाई हो, जो भी हो, बात आप साफ बताएं इनको। और अगर आपको जो है गिरफ्तार भी किया जाता है तो इसमें आपको कानून ने अधिकार दिया है कि आप उनसे अब ये जान सकते हैं कि आपको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस का जो है ये दायित्व है और ये आपका अधिकार है कि आप जाने कि आपको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अगर कोई ऐसा मामला है जो जमानती हो तो उस कंडीशन में तो आपको थाने से ही जमानत मिल जाएगी, और अगर कोई गैर जमानती मामला है तो यह भी आपको कानून ने अधिकार दिया है कि 24 घंटे के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उपस्थित किया जाएगा। और आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने आप जब उपस्थित होते हैं तो आपका अधिकार है कि आप उस संबंधित न्यायालय के सामने, जो मजिस्ट्रेट के सामने आप जमानत का प्रार्थना पत्र देते हैं। अगर मामला 7 साल के गिरफ्तारी से या सजा से वो कम है तो उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। ऐसे भी जो है डायरेक्शंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि 7 साल में जिसमें सजा से कम वाले अपराध है उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर गिरफ्तार करती भी है तो आपको न्यायालय से भी छोड़ दिया जाएगा। कभी कभी कुछ संभावनाएं ऐसी हो जाती है जिसमें उनको गिरफ्तार करना भी एक मजबूरी होती है। बस उसमें देखना ये है कि जब न्यायालय के सामने वो लेके आते हैं तो बस उसमें उसका कारण जरूर लिखा हो, गिरफ्तारी का कारण। कई बार ऐसा होता है कि गिरफ्तार तो कर लेते हैं लेकिन जो सीडी होती है उसमें गिरफ्तारी का कारण नहीं लिखा रहता है, तो न्यायालय के सामने भी समस्या आती है और हम लोग को भी ये देखना रहता है। इनको बताते हैं कि भाई आप जरूर गिरफ्तारी का कारण जरूर लिखें उसमें। तो ये सब जानकारी मतलब पुलिस वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो कई बार ऐसा होता है कि जो नए विवेचक रहते हैं या जिनकी नई पोस्टिंग है, कई बार उनको भी जानकारी नहीं होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि सीओ साहब के माध्यम से अगर उनको भी ये जानकारी दी जाए कि न्यायालय में जब भी अगर ऐसा मामला कोई आए जिसमें 7 साल से तक की कोई अपराध में सज़ा हो तो उसमें पहले तो गिरफ्तार ना करें, और अगर गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो न्यायालय के सामने जो है उसमें कारण जरूर लिखें। और दूसरा जो है उनके जो घर के लोग हैं, उनका कोई मित्र हो या उनके घर का कोई रिलेटिव हो, उनको जो है लिखित नोटिस अवश्य दें कि वो न्यायालय में सूचना मतलब उनको परिवार में उनको ये जानकारी रहे कि हाँ आपका कोई ऐसा व्यक्ति है आपका रिलेशन में है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है या आपसे पूछताछ की जाएगी। धारा 41A जब अरेस्ट करते हैं तो उसका कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। कई बार वो भी नहीं होता तो न्यायालय के समय जो है समस्या आती है, और कई बार उसी ग्राउंड पे जो है मुलजिमों को छोड़ देना पड़ता है। तो ये कुछ जानकारी है विधि की, और कानून तो बहुत है और कानून का प्रक्रिया भी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो आम जनता को या आम लोगों को समझ में नहीं आती आसानी से। इसीलिए हमारे यहाँ जो है निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का जानकारी देने के लिए पैनल लॉज रखे गए। तो आज के दिन मैं आपसे अनुरोध जरूर करूँगा कि ऐसा कोई भी मामला हो तो आप जरूर जो है यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता अवश्य प्राप्त करें। जैसा कि जो सीओ साहब ने बताया कि यातायात दिवस इस सप्ताह यातायात सप्ताह ये मनाया जा रहा है, तो मैं भी इसमें ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं चाहे वो टू व्हीलर जो चलाते हैं अवश्य वो हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट ही ऐसा चीज़ है जो आपकी मतलब ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करता है।
आप हेलमेट नहीं लगाते हैं और आपका एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो हाथ पैर टूट गए वो तो फिर भी जो है जुड़ जाता है, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। लेकिन अगर सर पे चोट लग गई और इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो गई, कोई बात हो गई, तो आप समझिए कि वो फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि आदमी को गिर गया और कोई भी चोट नहीं लगी, लेकिन अंदरूनी जो है दिमाग में कोई चोट लग गई और बाद में पता चला वो उसी से ख़त्म हो गया। तो इसके लिए सबसे पहला तो हम हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, और कोई आदमी 4 व्हीलर पे तो बेल्ट जरूर लगाए। लगता है आदमी को, अरे हम तो अभी घर से निकले, अब 1 किलोमीटर पे जाना है और शहर के अंदर ही है तो हम क्या बेल्ट लगाए, तो अभी निकले तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो वो इतना भीषण होता है, आप भले ही स्लो चल रहे हो सकता है सामने वाली गाड़ी वाला बहुत तेज हो, आप पता चला मारुति 800 में सामने ट्रक वाला है, जब भिड़ंत होती है तो उसका जो इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आप जब सीट में बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आप झटके से सीधे जो ड्राइविंग स्टीयरिंग जो वो रहता है वो आपके सीने में घुस जाता है, और जो शीशा होता है वो आप पूरा सर आपका उसमें चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग है तो वो अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो तुरंत खुल जाएगा। ये भी है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो एयर बैग कई बार नहीं खुलता। अच्छी से अच्छी गाड़ी भी हो, BMW हो, ऑडी हो, उसमें भी ये है कि ये सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे, और कोई भी अगर एक्सीडेंट होगा तो उसमें अच्छी से अच्छी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। वो आपको मना कर देंगे कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसमें हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस जरूर कराएं। लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस से बचने के लिए कि इंश्योरेंस में पैसा खर्च होगा, इंश्योरेंस नहीं कराते, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं कि पैसा हमारा जो है कम लगेगा, इसलिए जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लिया। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तब ये चीज़ समझ में आती है कि गाड़ी आपकी गई, पता चला जितनी की गाड़ी नहीं थी उससे ज़्यादा खर्च आपको बनवाने में लग गया, और जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो बीमा कंपनी ने भी मना कर दिया कि भाई आपका इंश्योरेंस नहीं है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर जो है न्यायालय के समय भी दिक्कत आती है। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं उनके सामने भी समस्या आती है अगर इंश्योरेंस नहीं होता है। और अगर इंश्योरेंस है तो बहुत ही जल्दी जो है पीड़ित व्यक्ति को बहुत पैसा मिल जाता है। उसमें देखा कि हाँ इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है कि हाँ आपका जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पूरी है, तो तुरंत ही देखते हुए उसमें आपको जो भी पैसा होता है वो मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो है मैं ऐड करना चाहता था। सीओ साहब ने जो बताया, तहसीलदार साहब ने बहुत अच्छा बता दिया, आपको पिटीशन के बारे में बता दिया और लोक अदालत के बारे में बता दिया। और अंत में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जैसे कि ये प्रचार प्रसार का हम लोग जो जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं और जो आपको जानकारी दे रहे हैं, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को इस चीज़ को बताइए। जैसा कि आप ये भी बोर्ड जो हमारा जो बैनर है इसको देख रहे होंगे कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, और इसी उपलक्ष्य में जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 से लेकर 2023 तक ये मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। और लेकिन इसमें जो है ये हमारा जो नालसा है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो निर्देश आए ये हम लोग को 1.5 महीने का जो समय दिया गया है, जिसमें 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक ये 1.5 महीने का सब ये रखा गया है समय। और इसमें हम कई जगहों पे, कई जिलों में मतलब जाके जो है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जो है ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि प्रचार प्रसार जितना व्यापक हो सके, लोगों को जो है कानून के बारे में जानकारी हो सके, लोगों को जो है उनके क्या अधिकार है इसके बारे में हम उनको जागरूक कर सकें। तो हमारा यही उद्देश्य है, इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। और हमारा उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे।